सिक्किम ट्रिप के चौथे दिन आज मैं लाचेन में हूँ और मॉर्निंग में ये मेरे होटल के बालकोनी से सामने का नज़ारा। आज सुबह 4:30 बजे उठकर गुरु डोंगमर लेक के दर्शन के लिए मैं तैयार हो चुका था। इतने ठंड में गीजर के गर्म पानी में इतनी जल्दी सुबह में नहाने का एहसास ही बिल्कुल अलग था। बाहर बिल्कुल चमा देने वाली ठंड थी, फिर भी मैं और ड्राइवर भैया 5:30 बजे करीब गुरु डोंगमर लेक के लिए होटल से निकल पड़े। सुबह जैसे ही मैं अपने होटल के बालकोनी में आया तो सामने ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के सुंदर दृश्य को देखकर मन खुश हो गया। एंड दिस इज माय होटल। मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, पर फाइनली सब कुछ सही रहा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। जैसे ही हम सड़क पर पहुंचे तो बर्फ से लदे ऊंचे पहाड़ों पर सूर्य की पहली किरण सोने की तरह चमक रही थी। लाचेन एक छोटा सा शांत कस्बा उत्तरी सिक्किम जिले में स्थित है। तिब्बत से लगते उत्तरी सिक्किम जिले में 8,800 फीट की एल्टीट्यूड पर लाचेन नदी के तट पर स्थित लाचेन गांव का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। गैंगटॉक से 125 किलोमीटर दूर इस गांव की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश ट्रैवलर जोसेफ डॉल्टन हुकर ने 1855 में लाचेन को दुनिया का सबसे सुंदर गांव बताया था। इस छोटे से गांव की अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटन है। हाल ही में सिक्किम सरकार द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के कारण यह काफी लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य बनता जा रहा है। लाचेन प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीव जंतु की विविधता के कारण लगभग सभी पर्यटकों को रोचक लगता है। लाचेन के साथ साथ उत्तरी सिक्किम के कई हिस्सों में नियम और कानून के अनुपालन के लिए पारंपरिक प्रशासनिक तंत्र को अपनाया गया है, जिसे जूमसा कहते हैं। इस स्वयंभू सरकार यानी सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम में पूरे समुदाय का एक मुखिया होता है, जिसे पीपॉन कहा जाता है, और वह ही लोकतांत्रिक रूप से सभी विवादों का हल निकालने के लिए अधिकृत होता है। किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए पहले यहाँ के स्थानीय लोगों को पीपॉन के पास जाना होता है और उसके बाद ही पुलिस के पास जाकर एफआईआर कर सकते हैं। लाचेन से गुरु डोंगमर लेक का डिस्टेंस करीब 65 किलोमीटर है और बीच में जो फर्स्ट स्टॉपेज आता है वो है थंगू वैली, जो कि लाचेन से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। थंगू एक छोटा सा गांव है जहां पे कुछ ग्रामीण रहते हैं और एक बहुत ही बड़ा इंडियन मिलिट्री बेस है। थंगू एक तरह से भारतीय सैन्य अड्डा है जहां वे कुछ समय के लिए अभ्यस्त होने के लिए रुकते हैं। यह उन लोगों के लिए भी एक बेस कैंप है जो चोपटा वैली और काला पत्थर की यात्रा करना चाहते हैं। थंगू में एक चेक पोस्ट भी है जहां गुरु डोंगमर लेक जाने वाले सभी यात्रियों की परमिट चेक की जाती है। यानी यदि आप गुरु डोंगमर लेक जाते हैं तो आपको अपनी परमिट की चेकिंग थंगू चेक पोस्ट पे करानी पड़ती है। थंगू एक्चुअली लाचेन से गुरु डोंगमर लेक जाने के रास्ते में अंतिम नागरिक बंदोबस्त यानी लास्ट सिविलियन सेटलमेंट है। गर्मियों के महीने में थंगू में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली याक रेस यहाँ का एक अद्भुत त्योहार है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थंगू पहुँचने में करीब 1 से सवा घंटे का समय लगता है और इतने ही समय के भीतर ऊंचाई 4,000 फीट से अधिक बदल जाती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सड़क कितनी खड़ी है। थंगू से गुरु डोंगमर लेक के बीच की दूरी करीब 31 किलोमीटर है और इस बीच में भारतीय सेना द्वारा संचालित 2 महत्वपूर्ण कैफे हैं। फर्स्ट वन इज डोसा पॉइंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा पॉइंट नियर थंगू चेक पोस्ट। यहाँ पे आपको साउथ इंडियन डिश जैसे डोसा, उत्पम वगैरह मिलेगा और चाय कॉफी भी। एंड द सेकेंड वन इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट फ्रॉम सी लेवल। इन दोनों जगहों पर टूरिस्ट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। चीन और तिब्बत से निकटता के कारण सिक्किम के इस हिस्से की यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की आवश्यकता होती है। गुरु डोंगमर लेक की यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले गैंगटॉक में परमिट प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको पर्यटन कार्यालय में 2 फोटो के साथ फोटो आईडी की जेरॉक्स जमा करानी होगी। एमजी रोड पर बहुत सारे लोकल एजेंट आपको मिल जाएंगे जो आपको यह परमिट बनवाने में मदद करेंगे। इसका शुल्क इस बात पर तय करता है कि आप यह परमिट कितने जगह और कितने दिनों के लिए बनवा रहे हैं।
सिर्फ भारतीय पर्यटकों को ही इस भव्य गुरु डोंगमर लेक की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, जबकि फॉरेनर सिर्फ युमथांग वैली और चोपटा वैली तक की यात्रा ही कर सकते हैं। गुरु डोंगमर लेक की यात्रा में लाचेन में एक रात अवश्य रुके, क्योंकि गैंगटॉक से लाचेन की 125 किलोमीटर की यात्रा काफी थका देने वाली हो सकती है। इसीलिए लाचेन में एक रात का विश्राम करें और सुबह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। लेक की यात्रा पर जाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ का मौसम काफी ठंडा होता है, इसलिए गर्म कपड़े पर्याप्त मात्रा में साथ लेकर चले। साथ ही यह लेक एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, तो यदि आपको अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में परेशानी होती है तो यात्रा पर जाने से पहले डॉक्टर का परामर्श और दवाइयाँ अवश्य साथ में लेकर चलें। जैसे जैसे हम गुरु डोंगमर लेक के करीब आते गए, हेयर पिन बैंड बढ़ने लगे और यह महसूस करना आसान था कि हम जल्दी से ऊंचाई हासिल कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि थंगू लास्ट सिविलियन सेटलमेंट एरिया है, तो थंगू के बाद हमने चरवाहों और झोपड़ियों को देखना बंद कर दिया। सड़क के दोनों ओर खुले मैदानों में बर्फ की चादर बिछी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कपास बिछा रखी हो। मार्ग में कच्चे सड़क होने के कारण हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन नज़ारों के सामने ये रास्ते भी हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। फाइनली 9:30 बजे मैं पवित्र गुरु डोंगमर लेक के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पहुँचकर जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ उसको अपने शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये लेक के किनारे पार्किंग स्पेस है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये सेना के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा मंदिर है जो झील के किनारे में ही है। इसे सर्वधर्म स्थली भी कहते हैं, जो सभी धर्मों के लिए बहुत ही लोकप्रिय पूजा स्थल है। झील तक जाने के लिए बगल में एक सीढ़ी बनी हुई है और सीढ़ी के दोनों ओर रंगीन बौद्ध प्रार्थना ध्वज फहराते हुए काफी अच्छे लग रहे हैं। मैं भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर झील के किनारे चल रहा हूं और इस मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते हुए झील से जुड़े कुछ तथ्यों को आपको बताना चाहता हूं। गुरु डोंगमर झील 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हिंदू व बौद्ध धर्मों के भक्तों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। झील का नाम गुरु पद्म संभव पर पड़ा है, जो गुरु रिनपोछे भी कहलाते हैं। इन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और 8वीं शताब्दी में इस झील की यात्रा की थी। माना जाता है कि इस झील में हमेशा बर्फ जमी रहती थी और यहाँ पीने के पानी का अभाव था। जब गुरु पद्म संभव यहाँ से गुजरे तो स्थानीय लोगों ने उनसे पीने के पानी की व्यवस्था करने को कहा। लोगों की इस समस्या के निदान के लिए गुरु ने झील के एक हिस्से को स्पर्श किया और बर्फ पिघल गई। कहा जाता है कि कड़ाके की ठंड में भी झील का यह हिस्सा बर्फ में तब्दील नहीं होता। इस झील को देखने के लिए हमेशा सैलानियों का आना जाना लगा रहता है और अक्सर पर्यटक व तीर्थयात्री गुरु डोंगमर झील के जल को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस जल में रोग व कष्टों को दूर करने के गुण मौजूद हैं। इस विशालकाय झील के साफ जल में नीले आसमान का प्रतिबिंब, चारों तरफ बड़े बड़े बर्फ से ढके हुए पहाड़, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके, यह जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, इट इज रियली प्राइसलेस एंड इनक्रेडिबल। झील के चारों ओर घूमने के लिए एक फुटपाथ है और कई श्रद्धालु इस झील की करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा भी लगाते हैं, जो करीब 2 से ढाई घंटे में पूरी होती है। मैं बहुत लकी हूँ कि आज मौसम साफ था, जिस वजह से सूर्य की तेज किरणें झील के साफ जल में ऐसे चमक रही थी जैसे झील के अंदर मोतियां बिखरी हुई हों। गुरु डोंगमर लेक 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की 15 सबसे ऊंची झीलों में से एक है और यह चोलमू झील के बाद सिक्किम की दूसरी सबसे ऊंची झील भी है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोलमू झील यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और परमिट लेकर आप यहाँ भी घूमने जा सकते हैं, पर रास्ता बहुत ही खराब है। यहाँ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है जिसको मैं अपने पैर से तोड़ रहा हूँ। ये तो पैर पूरा अंदर घुस रहा है अंदर में।
सब रहे ना। हाँ। अगर ऐसा गुरु डोंगमक के पास का मौसम आमतौर पर दिन चढ़ने के साथ खराब होने लगता है, इसलिए मैं करीब 1 घंटे के बाद 10:30 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ और अब अगले पड़ाव चोपटा वैली और काला पत्थर पर रुकूंगा। काफ़ी लोग बर्फ़ों पे खेल रहे हैं और तेज़ धूप होने की वजह से बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुका है और सड़क पे पूरा पानी बह रहा है। इस कीचड़ भरे रास्ते पर गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है और अगर आपकी गाड़ी एक बार बंद हो गई तो स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम है और गाड़ियों के इंजन में इग्निशन प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं गुरु डोंगमर लेक से वापस जाते समय चोपटा वैली तक के रास्ते को दिखाते हुए चलता हूँ। और ये अब मैं पहुंच चुका हूं चोपटा वैली। सड़क के ऊपर से नीचे का वैली का पूरा नज़ारा देखते ही बनता है। धूप काफ़ी तेज़ खिली हुई है और वैली पूरा बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है ऊपर से। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ काफ़ी ज़ोरों से, जैसा कि आप रिकॉर्डिंग में सुन भी सकते हैं। और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ काला पत्थर के लिए, जो कि आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद हमें रात तक लाचुंग पहुँचना है, क्योंकि नाइट स्टे हमारा लाचुंग में है। और ये मैं पहुंच चुका हूं काला पत्थर। इट्स रियली वेरी अमेजिंग व्यू। ये हमारे आर्मी के जवान इतनी ऊंचाई और इतने विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यह देश के प्रति हमारे भारतीय सेना के जवानों का समर्पण दिखाता है और उन्हीं की वजह से हम देश के अंदर सुरक्षित बैठे हैं। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं करीब, और अभी मैं काला पत्थर से अब निकलने वाला हूं, क्योंकि अभी मुझे 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है लाचुंग पहुंचने के लिए। और आज नाइट स्टे मेरा लाचुंग में होगा और रास्ते में मुझे लंच भी करना है। तो करीब 6-7 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते। तो अब मुझे यहाँ से निकलना है। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब मैं लाचुंग पहुंच चुका हूं। 10 मिनट में अपने होटल पहुंच जाऊंगा। सिक्किम में शाम बहुत जल्दी हो जाती है, यानी सनसेट करीब 4-4:30 बजे के आसपास हो जाता है यहाँ। रास्ते में एक भी गाड़ियाँ मुश्किल से मिल रही हैं। अंधेरा हो चुका है काफ़ी और यहाँ आबादी भी बहुत कम है यहाँ की। और इस पूरे टूर में हमारे ड्राइवर साहब ने बहुत ही अच्छा गाड़ी चलाया है अभी तक। आज का पूरा ट्रिप बहुत ही बढ़िया रहा और
कल मॉर्निंग का भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि कल मुझे युमथांग वैली और 0 पॉइंट ये 2 पॉइंट जाने हैं लाचुंग से। तो कल भी अर्ली मॉर्निंग ही निकलूँगा। अब जस्ट मैं होटल पहुंच के खाना खा के जल्दी से सो जाऊंगा, ताकि कल सुबह जल्दी से अपनी ट्रिप को स्टार्ट कर सकूं। आप सभी लोग ये वीडियो देख के ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ये यहाँ का थुपका है, सिक्किम का बहुत ही फेमस वेज थुपका। ये मैं रुका हूँ अभी जैन ग्रुप का होटल है, लाचुंग आइज। अभी बुफे लगने वाला है, लेकिन फ़िलहाल भूख लग रहा है तो ये लिए है।